हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट्स और मैं हूं प्रिंस। हम लोग डिस्कस करेंगे विजन करंट अफेयर 6 मई का। ठीक है, 6 मई का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे और ये जो है ये है पार्ट 1। ठीक, और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 जो है देखेंगे, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं करता हूँ। ये पूरा करंट अफेयर्स नहीं डिस्कशन हम लोग करते हैं क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, लगभग 40 मिनट या 45 मिनट लग जाएंगे, जो कि आपके लिए बोरिंग हो सकता है। इसलिए 20 मिनट के अंदर ही इसको समेट लेंगे, तो इसलिए पार्ट वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले का जो करंट अफेयर्स है उसको देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो फिर नुकसान आपका होगा। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प खबरों से भरा हुआ है। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको आसान भाषा में सब कुछ समझा दूं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। चलिए, तो बिना देरी किए जो है आपको समझा देता हूं। ठीक, तो पहला मुद्दा है हमारा कि पानी का झगड़ा हो गया है किन किन के बीच, पंजाब और हरियाणा के बीच। क्या है झगड़ा? तो देखिए, एक यूनिट है, एक मतलब कमिटी है जिसका नाम है BBMB। इसने आदेश जारी किया कि हरियाणा को पानी देना है, लेकिन पंजाब ने विरोध किया इसका। ठीक है, तो मसला क्या है वो देखते हैं। देखिए, पानी को लेके ऐसे ही देश में खींचातानी है क्योंकि पानी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो अब इसमें क्या है कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, जिसको शॉर्ट में हम लोग BBMB कहते हैं, उसने क्या आदेश दिया। उसने कहा कि भैया हरियाणा को 4500 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी जो है दिया जाए। अब ये क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक जो होता है उसको अगर समझेंगे तो ये पानी नापने का एक यूनिट है। जैसे कि लीटर होता है वैसे ही जब ज़्यादा पानी नापना हो तो उसको क्यूसेक में नापते हैं। ठीक है, तो इतना सारा पानी ज़्यादा देने की बात हुई। अब इस पे क्या पेच फंस गया कि पंजाब ने कहा क्या कि नहीं भाई, इस ऑर्डर का जो हम विरोध करते हैं और हमारे पास इतना फालतू का पानी नहीं है कि हम हरियाणा को दें। अब ये BBMB क्या है इसको भी जान लेते हैं और पानी का बंटवारा कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB, पहले इस बोर्ड को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड कहते थे। ठीक है, BMB कहते थे। नाम मतलब ये इसी नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में, याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी पूछ दे। ठीक, क्योंकि न्यूज में है तो पूछ सकता है। ठीक, तो 1966 में पंजाब का जो है बंटवारा हुआ था, उसी समय इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। उस वक्त है ना एक कानून बनाया गया। ठीक, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, और उसी के तहत इस बोर्ड को भी बनाया गया। ठीक है, तो BBMB का काम क्या है? इसका मेन काम है भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट, व्यास प्रोजेक्ट यूनिट 1, जो व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जो है। ठीक, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसको बेसिकली उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ को कितना कितना पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, ठीक है, उसका ये मैनेजमेंट करता है। इन राज्यों को पानी और बिजली की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? BBMB करता है। ठीक, पानी के बंटवारे का सिस्टम क्या है? अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पानी का बंटवारा कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे देश में कुछ नियम कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, संवैधानिक ढांचा, हमारी संविधान की जो राज्य सूची है इसमें एंट्री नंबर 17 कहती है कि पानी की सप्लाई, सिंचाई, नहरें, पानी की निकासी जैसे मामलों पर राज्य को अधिकार है। मतलब ये राज्य सरकारें देखती है। ठीक है, क्या क्या देखती है? पानी का सप्लाई, सिंचाई का काम, नहर खोदना या नहर बनाना या नहर से पानी लेना, पानी की निकासी जो होती है यानी पानी का बहाव अगर किधर करना है नहीं करना है, ठीक है, खोलना है नहीं खोलना है, ये सब अधिकार किसके हैं? राज्य के हैं। वहीं संघ सूची की भी है, उसकी एंट्री नंबर 56 में लिखा है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से जुड़ी नदियां या उनकी घाटियां हैं तो उनके नियम और विकास से जुड़े मामले कौन देखेगा? सरकार देखेगी। कौन सरकार? केंद्र सरकार। इसके अलावा अनुच्छेद 262 यह कहता है कि पार्लियामेंट यानी हमारी संसद अगर 2 राज्यों के बीच पानी के झगड़े हो तो उन्हें सुलझाने के लिए कानून बना सकती है। संसद के अब कानून क्या है? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। एक कानून है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, याद रखिएगा। ठीक है, 1956 का एक कानून है
वो क्या कहता है, इसके तहत केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकालकर नदी बोर्ड बना सकती है। ये बोर्ड राज्यों को सलाह देते हैं कि 2 या ज्यादा राज्यों से बहने वाली नदियों या उनकी घाटियों का विकास और नियमन कैसे किया जाए। दूसरा कानून है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, सेम 1956 में ही बना था। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि अगर 2 राज्य के बीच पानी को लेकर कोई झगड़ा हो और वो बातचीत से हल न हो पाए तो केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल यानी जल विवाद न्यायाधिकरण बना सकती है जो उस झगड़े को सुलझाएगा। ठीक है, सुन रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो ये है पूरा सिस्टम जिसके तहत पानी का बंटवारा होता है और बीबीएमबी जैसी संस्थाएं काम करती हैं। अब देखना यह है कि हरियाणा को ज्यादा पानी देने के बीबीएमबी के ऑर्डर पर पंजाब सरकार क्या रुख रखता है और आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा भारत का बढ़ता निर्यात यानी इकोनॉमी। ठीक है, यानी निर्यात क्या, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो भारत का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट। ठीक, तो ये थोड़ी अच्छी खबर है। इंडियन रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार 2024-25 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट जो है उसमें सामान और सेवाएं दोनों शामिल है, वो 824.9 बिलियन, ठीक है, 824.9 बिलियन तक पहुंच गया है। अगर पिछले साल की यानी कि 2023-24 से कंपेयर करें तो पिछले साल कितना था, 778.1, ठीक है, बिलियन में ही था, तो इससे इतना ज्यादा हो गया है। ठीक, मतलब 6.01% बढ़ोतरी हुई है। सबसे कमाल की बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब पूरी दुनिया में कई तरह की परेशानियां चल रही हैं, जैसे लाल सागर में क्राइसिस है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पनामा नहर में सूखा पड़ गया है। ठीक है, कई देशों ने व्यापार के लिए नए नए नियम बना दिए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आज शायद घटा है थोड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये वाकई में अच्छी खबर है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ। कुछ जरूरी आंकड़े और ट्रेंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सामान का निर्यात यानी गुड्स एक्सपोर्ट, ये थोड़ा सा ही बढ़ा है। ठीक है, 2023-24 में जहां 437.1 बिलियन डॉलर था, इस बार 437.4 बिलियन डॉलर ही है। ठीक, मतलब इसमें ज्यादा उछाल नहीं आया है। लेकिन सेवा की बात करें, ठीक है, सर्विसेज की बात करें, सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2024-25 में ये 387.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। पिछले साल यही 341.1 बिलियन डॉलर के मुकाबले अब 13.6% ज्यादा है। मतलब हमने सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारा सर्विस सेक्टर हमेशा से अच्छा है। ठीक है, तो अब कारण क्या है एक्सपोर्ट बढ़ने के, तो क्या वजह है इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसके कुछ कारण है। सरकारी प्रोत्साहन, पहले तो पॉलिसी इंसेंटिव्स मिलते हैं। हमारी सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें चलाई हैं, जैसे नई विदेश व्यापार नीति। ठीक है, कुछ खास सेक्टरों के लिए योजनाएं, व्यापार को आसान बनाना, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव यानी हर जिले को एक्सपोर्ट का सेंटर बनाना, और छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज को सपोर्ट करना। इन सब से एक्सपोर्ट को काफी मदद मिली है। दूसरा कारण क्या है, नए बाजारों की तलाश, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स। हमने सिर्फ पुराने बाजारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में भी अपनी पैठ बनाई है। इन क्षेत्रों से बढ़ती मांग ने हमें ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट के बावजूद भी आगे बढ़ने की मदद की है। ठीक है, व्यापार समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हमने किए। हमने कई देशों के साथ नए व्यापार समझौते किए हैं, खासकर सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इससे बाजार खुले हैं और व्यापार में आने वाली रुकावटें कम हुई है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, अभी कुछ दिन पहले हमने यूएई के बीच, हमारे और यूएई के बीच जो है व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ था, जिसको सेपा कहते हैं, CETA।
ठीक है, सेपा। आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव अगला कारण है। देखिए, सप्लाई चेन रिकॉन्फ़िगरेशन हुआ है। आजकल कई कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में भी अपना प्रोडक्शन बेस बनाना चाहती। इस चीन प्लस वन स्ट्रैटेजी में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। इससे कई बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब कारण मिलकर भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चलिए, तो ये भी टॉपिक खत्म होता है, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सोने के भंडार में बढ़ोतरी। अब बात करते हैं सोने की। सोने की मतलब गोल्ड की, न कि सोने की स्लीपिंग नहीं, सोना मतलब गोल्ड। आजकल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने सोने के भंडार यानी गोल्ड के भंडार को बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे पीछे रहेगा? तो आरबीआई ने भी खूब सोना खरीदा है। ठीक है, तो अभी सोने का दाम भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11 पॉइंट यानी 11.70% हो गई है। यानी अब हमारे पास 879 यानी 879.59 मीट्रिक टन सोना हो गया है। ठीक है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है? हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें ये चीजें आती हैं। आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा है जैसे डॉलर, यूरो, आरबीआई के पास जो सोना रखा है वो भी आता है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR जिसको कहते हैं, ये एक तरह की इंटरनेशनल करेंसी है जो IMF बनाता है। ठीक है, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में हमारी रिजर्व पोजीशन होती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इन सब चीजों को अपने अंडर रखता है। कुछ देश IMF में जो रिजर्व पोजीशन होती है उसे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तुरंत इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना क्यों जमा कर रहे हैं, ये एक सवाल है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि आखिर क्यों दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इतना सोना खरीद रहे हैं? इसके कई कारण हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करना चाह रहे हैं लोग। कई देश चाहते हैं कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ डॉलर ही ना हो, वो डॉलर के मुकाबले दूसरी एसेट्स जो है, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति, ठीक, रखना चाहते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में डॉलर की वैल्यू कम हो जाए तो उन्हें नुकसान ना हो। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? महंगाई से बचाव। आजकल पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई, सोना को एक ऐसी चीज माना जाता है जिसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, इसलिए देश अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए सोने को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरा कारण क्या है? भू राजनीतिक खतरे। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स जो है, अमेरिका, चीन, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के बीच तनाव, अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे में सोना जो कि एक फिजिकल एसेट है, ठीक है, वर्चुअल एसेट नहीं, फिजिकल एसेट है, तो फिएट करेंसी या सरकारी बॉन्ड से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। फिएट करेंसी वो होती है जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जैसे हमारे रुपए। इसकी वैल्यू सरकार और लोगों के भरोसे पर टिकी होती है। ठीक है, तो सोना रिजर्व में रखने का नुकसान क्या है? नुकसान भी है। सोना रखने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है। बेचना आसान नहीं है सोना को। जब आपको अचानक बहुत सारा पैसा चाहिए हो तो सोने को तुरंत और मनचाहे दाम पर बेचना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इसके खरीदार और सप्लाई विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम होते हैं। ब्याज और डिविडेंड नहीं मिलता है। सोने को रखने से आपको कोई ब्याज मुनाफा नहीं मिलता है, जबकि अगर आप बॉन्ड या करेंसी डिपॉजिट करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। भंडार और सुरक्षा का खर्च, सोने को सुरक्षित रखने के लिए चोरी का डर है। सोने को सुरक्षित रखने के लिए आपको स्टोरेज और इंश्योरेंस का खर्चा उठाना पड़ता है। इसे देश के अंदर या बाहर जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सुरक्षित रखना होता है, जिसकी कॉस्ट आती है, जिसकी कॉस्ट लगती है अच्छी खासी। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि सोना रिजर्व में रखने के अपने फायदे और नुकसान है। हर देश अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अगली टॉपिक है हमारा अरुणाचल प्रदेश में भूतापीय परियोजना। ठीक, ये हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश समझ रहे हैं ना?
तो नॉर्थ ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज CESHS ने एक भूतापीय ऊर्जा परियोजना खोदी है। ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन का नतीजा है, जिसमें CESHS के साथ नॉन वर्जियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI, ठीक है, आइसलैंडिक जियोथर्मल फर्म जियोट्रॉपी EHF और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस GBS की ड्रिलिंग टीम शामिल है। ठीक है, इसको फिर से पीछे करके सुन लीजिएगा कि मैंने क्या कहा। ठीक है, अब बात है कि भूतापीय ऊर्जा कहते किसको है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का मतलब है पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और थर्मल का मतलब होता है ताप। भूतापीय तकनीक की मदद से इस गर्मी को हीटिंग और कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इससे बिजली भी बनाई जाती है। ये गर्मी पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय और पृथ्वी के बनने के वक्त से जमा हुई गर्मी से पैदा होती है। भूतापीय ऊर्जा के फायदे क्या है? ये साफ और सस्ती रीन्यूएबल एनर्जी है, यानी इसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक, फिर से यूज किया जा सकता है। ये साल भर अवेलेबल रहती है, मतलब सूरज की तरह इस पर मौसम का कोई असर नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा के नुकसान क्या है? इसमें जमीन धंसने का खतरा हो सकता है। ऊर्जा को एक अच्छी जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज्यादा खर्चा आता है। कुछ जहरीले रसायन निकलने का भी खतरा है जमीन के अंदर से। तो भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है हमारे सरकार की तरफ से? तो हमारी सरकार भी भूतापीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें पहला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022 पब्लिश किया है। इसमें उन जगहों की पहचान की गई है जहां भूतापीय ऊर्जा की संभावना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE एक प्रोग्राम चला रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कहते हैं RTD। इसका मकसद सस्ती और स्वदेशी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, जिसमें भूतापीय ऊर्जा भी शामिल है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के मुनुगुरु क्षेत्र में 20 किलोवाट का एक पायलट भूतापीय विद्युत संयंत्र भी शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट है, अभी मतलब देखा जा रहा है सिर्फ। तो भूतापीय ऊर्जा एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां इसकी संभावना है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को संपत्ति का खुलासा करना था और उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो न्यायपालिका की पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी जजों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वो अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिकली डालेंगे। मतलब अब हर कोई ये जान सकेगा कि हमारे जजों के पास कितनी संपत्ति है। बहुत संपत्ति निकली है, अगर आपने ये न्यूज में देखा होगा। ठीक है, बहुत लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति निकली है। हरियाणा में फ्लैट है, तो गुड़गांव में फ्लैट है, तो यहाँ हिमाचल में फ्लैट है, तो जमीनें हैं, तो इतना कैश है, 55 लाख ऐसे हैं, EPF है, बहुत सारी बातें हुई हैं। ठीक है, तो सभी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने एक फैसला लिया था कि जब कोई जज अपना पद संभालेगा और जब भी कोई बड़ी संपत्ति खरीदेगा तो उसे अपनी संपत्ति का पूरा विवरण भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना होगा। आम सरकारी कर्मचारियों और चुने हुए नेताओं के उलट जजों के लिए कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति को पब्लिकली बताना जरूरी नहीं है अभी तक। हालांकि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा गया था कि जजों को अपनी और अपने परिवार वालों की संपत्ति का विवरण चीफ जस्टिस को देना चाहिए। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जजों की संपत्ति को स्वैच्छिक आधार पर पब्लिश करना शुरू किया। मतलब ये कंपलसरी नहीं था, जज चाहे तो अपनी संपत्ति बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। लेकिन अब जो नया फैसला आया है वो 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए जुडिशियल लाइफ के वैल्यूज का रीस्टेटमेंट है। ठीक है, उसको दोहराता है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ।
इसके तहत कुछ न्यायिक मानक और सिद्धांत बनाए गए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को फॉलो करना चाहिए। 1997 के न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन हुआ है, यानी रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ में क्या कहा गया था। ठीक है, 1997 में क्या कहा गया था? एक जज को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता जो होती है उसको कम किया जा सके या कम आंका जा सके या कम बताया जा सके। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना। उन्हें उन मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए जिसमें उनके परिवार का कोई सदस्य या दोस्त शामिल हो। दोस्त नहीं, दोस्त शामिल हो, यानी सगा संबंधी कोई भी शामिल हो। न्यायिक फैसलों से जुड़े राजनीतिक मामलों पर पब्लिकली अपनी राय नहीं देनी चाहिए। परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा किसी से भी गिफ्ट या मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी से मतलब किसी से भी, ठीक, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी, किसी भी तरह के व्यापार या बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहिए। अपने पद से जुड़ा कोई भी वित्तीय लाभ नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो साफ तौर पर उपलब्ध ना हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पुराने संकल्प को और मजबूत करते हुए जजों के लिए अपनी संपत्ति का खुलासा पब्लिकली करना जरूरी कर दिया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दुनिया मतलब अपने देश की सबसे बड़ी अदालत है तो मानना पड़ेगा सबको। ठीक, तो ये न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक, तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें, हमने आसान भाषा में समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।